हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं जीओसी का मैराथन। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्राण होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो कि एक ब्रॉड टॉपिक है जो कवर करने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से ब्रॉड टॉपिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पूरा कंप्लीट कर देंगे आज ही। ठीक है। तो हो सकता है आज का ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट जो भी होगा कंप्लीट करना है तो आज करना है, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए, वन बाय वन। सभी लोग आ जाओ। तो हम लोगों को कंप्लीट यहाँ से लेके चलना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि बिना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द ट्रिकी, बोल सकते हो वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, जहाँ से हम पूरी केमिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको कई सारे रिएक्शंस भी मिलेंगे, केमिकल जो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, और वन बाय वन हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट भी कर लेते हैं हम लोग बिना डिले किए हुए। कितने लोगों को जीओसी के बारे में पहले से कोई आइडिया है? इस ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको जीओसी के बारे में पहले से आइडिया होगा, और जिनको कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको जीओसी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा। तो जिनको आइडिया है उनका तो ठीक है, जिनका आइडिया नहीं है उनको कोई बात नहीं, वन बाय वन कराते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम भले इसका जनरल ऑर्गेनिक है, बट यह है बहुत ही स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको कंप्लीट करना मतलब आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो जाना होता है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, जीओसी आपको समझ में आता है, इसका मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन ब्रेन पार्ट है वो आपको समझ में आता है, आप उसको कर ले जाओगे। ठीक है ना। तो चलो करके देखते हैं व्हाट इज अ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली देखिए, जब भी कोई चीज़ पढ़ोगे तो यहाँ पे एक होता है सबस्ट्रेट, ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, जिसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी रिएजेंट से। ठीक है। कोई रिएजेंट होता है, जब रिएजेंट से इसका इंटरेक्शन कराइएगा तो होगा क्या, बनेगा एक इंटरमीडिएट। ठीक है। एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और ये इंटरमीडिएट डिसाइड करता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है। ये इंटरमीडिएट क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। कभी कभी ये डिसाइडिंग फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्शन के रेट डिटर्मिनेशन में, कभी कभी इसका कोई रोल होता ही नहीं है, ये बनता भी नहीं है। तो अगर बनेगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये सारी बातें आपको इसमें मैं आज बता दूंगा कंप्लीट। ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, बनेगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा तो क्या होगा। इंटरमीडिएट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। बन सकता है तो हो सकता है हाईली अनस्टेबल बने, तो ये आपका होता है इंटरमीडिएट। और कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो डायरेक्ट सीधा बीच में क्या होता है, इनके पास पुलिया होता है, वो सीधे प्रोडक्ट बना लेते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। ठीक है। दीज आर कॉल्ड कंसर्टेड रिएक्शन इनको बोलते हैं, जिसमें आप सबने पढ़ा होगा दो रिएक्शन, एक E2 होता है, दूसरा होता है SN2। ये दो ऐसे रिएक्शन है जो कंसर्टेड होते हैं। ये 8 नहीं है बेटा, ये SN2 है। ठीक है ना, इसको 8 समझने की गलती ना करें। SN2। और इंटरमीडिएट बना तो 6 इंटरमीडिएट हैं, सबके नाम आप जानते होंगे। कार्बोकैटायन से जा सकता है रिएक्शन, कार्बेनाइन से जा सकता है रिएक्शन, कार्बेनाइन क्या होता है उससे जा सकता है, कार्बिन से जा सकता है रिएक्शन, कार्बिन इंटरमीडिएट होता है, नाइट्रीन से जा सकता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट होता है। नाइट्रीन के बाद आपको क्या होता है, फ्री रेडिकल्स, ये भी होते हैं, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, या आखिरी में बेंजाइन भी हो सकता है, बेंजाइन से भी रिएक्शंस जाते हैं। तो इनमें से कोई भी 6 इंटरमीडिएट आपको दिखाई दे सकता है रिएक्शन होते समय बनते हुए। आउट ऑफ दिस 6 इंटरमीडिएट we can see any of the intermediate will take part in reaction and decide the product formation। तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आइए करके देखते हैं वन बाय वन। अगर ये रिएजेंट ने अटैक किया सबस्ट्रेट पे, ठीक है, तो सबस्ट्रेट में केमिकल चेंजेस आते हैं। अगर ये केमिकल चेंजेस इंटरमीडिएट बनाते हैं बीच में, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर इसकी स्टेबिलिटी हाई होगी तो रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, आगे जाएगा, कन्वर्ट होगा। अगर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो गई, लेस स्टेबल, तो ये कहाँ चलाएगा, पीछे चलाएगा। तो फिर रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट वापस बन जाएगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट फॉर्मेशन को डिसाइड करती है। जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा प्रोडक्ट उतना अच्छा बनता है। अब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, इसी को डिसाइड करता है
जीओसी की जरूरत इसीलिए है कि जीओसी है जो इसको डिसाइड करेगा, ठीक है। और रिएजेंट कौन सा, रिएजेंट दो टाइप के पढ़ सकते हो, एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएजेंट इनमें से कोई भी हो सकता है। सबस्ट्रेट तो रॉ मटेरियल होता है जिस पर हमें एक्शन कराना है। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है या हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है तो कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है। इंटरमीडिएट है तो कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन कार्बोनायन, उसकी स्टेबिलिटी हाई है, लो है, मॉडरेट है। दिस ऑल थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय जीओसी एंड दैट इज वाई जीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीओसी का ये इंपॉर्टेंस है, इसके बिना रिएक्शन ही नहीं होना। तो इसके बिना रिएक्शन नहीं होना तो इसके बिना काम भी नहीं होना। चलो करते हैं रिएक्शन। जीओसी दो पार्ट है जीओसी में, ठीक है। जीओसी में दो पार्ट होते हैं, एक हम पढ़ते हैं जीओसी फर्स्ट और दूसरा हम पढ़ते हैं जीओसी सेकंड। जीओसी सेकंड, फर्स्ट और जीओसी सेकंड होता है। फर्स्ट में आपको सारे के सारे एप्लीकेशन और इफेक्ट्स पढ़ने, ऑल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं इसमें। फर्स्ट में ऑल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, तो ये बेसिकली डील करता है सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, परमानेंट इफेक्ट होता है इसमें, परमानेंट होता है और टेम्पररी होता है। ये परमानेंट और टेम्पररी इफेक्ट दोनों होते हैं। जीओसी2 में बेसिकली सभी के सभी एप्लीकेशन पार्ट्स हैं, एप्लीकेशन पार्ट होते हैं, यहाँ पे सभी एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। तो आपके पास दोनों पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट भी होगा और थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा। अब परमानेंट इफेक्ट में आप सबने पढ़ा होगा 6 टाइप का होता है, ये आपका 5 टाइप का है टोटल इफेक्ट्स, आपने देखा होगा। आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है और आखिरी होता है SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। टेम्पररी में आपका होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसमें आता है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट एसिडिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिसिटी ऑफ ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा पढ़ोगे यहाँ पे टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म इतना सारा कंप्लीट करना है, टाटोमेरिज्म वहाँ पे सारे एप्लीकेशन। इसके अलावा जितने भी आप यहाँ पे इफेक्ट्स पढ़ोगे, हर इफेक्ट का एप्लीकेशन पैरेलल चलेगा, हर इफेक्ट शो होते रहेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट भी आपको मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगा, परमानेंट और टेम्पररी दोनों में, परमानेंट और टेम्पररी दोनों में। तो बेसिकली हम पहले साथ चालू करेंगे परमानेंट इफेक्ट से। जीओसी फर्स्ट मतलब हमारा क्या होगा, सबसे पहला टारगेट होगा, ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट इज GOC1। सब कुछ सही है, क्लैरिटी, विजिबिलिटी, कलर, लाइटिंग सब सही लिख रहा है ना। तो चलो फिर पहले स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों को बेसिक नॉलेज होगा, नहीं होगा तो जान जाओगे। इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड आई इफेक्ट, इसको आई इफेक्ट भी बोलते हैं। अब सवाल ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट किसी मॉलिक्यूल में हो रहा है क्या होता है, क्यों होता है और इससे मॉलिक्यूल पे क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान से सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल पे पार्शियल चार्ज का जनरेशन होता है, पार्शियल पार्ट जनरेट होते हैं, ठीक है। पार्शियल चार्जेस ये मॉलिक्यूल पे क्या लाता है, पार्शियल चार्ज लाता है। पार्शियल चार्जेस होते हैं बेटा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। क्यों लाता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल पे ये पार्शियल चार्जेस ला देता है। होता क्या है, मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट नहीं बोलेंगे इसको, शिफ्टिंग बोलो, शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, शिफ्टिंग होता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, उल्टा बोल दिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली होता है। तो जहां भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा आपको जो दिखाई देगा कि जो इफेक्ट शो हो रहा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन का सीरीज ले लो, ये कार्बन का सीरीज ले लिया हमने, इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना। तो क्लोरीन जुड़ा होगा तो हम सबको पता है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो जब शेयर पेयर अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो उसको पड़ेगा पार्शियल निगेटिव, उसके रेस्पेक्ट में इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे डबल डेल, यहाँ पे ट्रिपल डेल और यहाँ पे 4 बार डेल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लीस्ट पोलर है, ये कैसा है, लीस्ट पोलैरिटी, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पोलैरिटी, ये मैक्स पोलर है। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा वो कार्बन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा। तो इसने क्या किया, इसके पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब खींच लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इसका भी विड्रॉ किया है बट इतनी कैपेसिटी से नहीं जितना इसका किया, इसका भी विड्रॉ किया बट उससे कम, और सबसे दूर वाले का सबसे कम तरीके से होता है। तो जितना नजदीक होगा इसका पावर उतना हाई होता है, और जितना दूर चलता जाएगा इसका इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट कहलाता है, कि ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लो इंडक्टिव इफेक्ट के, इनके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे पहचाने जाएंगे, इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। सबसे पहले ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिस भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो मॉलिक्यूल हमेशा आई शो करे, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अगर ईएन डिफरेंस है तो इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा आपको शो करते हुए मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली। और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब दूरी पे फर्क पड़ता है। और आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी, दूरियों से फर्क पड़ता है भाई, दूरियां बढ़ेंगी तो इफेक्ट कम हो जाता है, चाहे इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे इफेक्ट इमोशनल हो, चाहे इफेक्ट पर्सनल हो, फर्क पड़ता है। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये इफेक्ट आपको एक खास बात है, ये है कैरेक्टरिस्टिक में। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट में यही चीज़ें होती हैं, ये आपके पास कंप्लीट इसका इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे कि इससे मॉलिक्यूल पे कितने टाइप के होते हैं, है ना, ये टोटल इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट, ये प्लस माइनस दोनों होते हैं, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट, आई इफेक्ट के सारे टाइप्स निकालने वाले हम लोग। तो दो टाइप का है, पहला है आपका प्लस आई इफेक्ट और दूसरा है माइनस आई इफेक्ट। दोनों को यहीं पे कंपेयर कर लिया जाए, माइनस आई इफेक्ट। दो टाइप के इफेक्ट हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है। तो जितने भी प्लस आई इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज, दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना होगा तो इनका यूज़ करना, बढ़ाना होगा तो इन भैया का यूज़ करना। इनमें सबसे तगड़े हैं NH-, देन आपका O-, देन आपका COO-, फिर टर्सरी एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, प्राइमरी और मेथाइल, ठीक है। और ये आपका एक ऑर्डर हो गया। ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो आई इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है, ब्रांचिंग घटता जाएगा तो आई इफेक्ट घटता जाएगा, जितना कम ब्रांचिंग होगा आई इफेक्ट उतना कम। तो हाई ब्रांचिंग है यहाँ पे तो मैक्सिमम आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, मैक्सिमम प्लस आई, और यहाँ पे मिनिमम प्लस आई, क्योंकि ब्रांचिंग होने से क्या होता है,
दूरी घटती है, और दूरी घटती है तो आई इफेक्ट बढ़ता है। ये आपके प्लस आई का ऑर्डर है। माइनस आई वाले क्या है भाई? तो माइनस आई वाले में क्या होता है? सबसे तगड़ा होता है NF3 प्लस का, देन NR3 प्लस का, देन आपका होता है NH3 प्लस का, फिर आपका नाइट्रो ग्रुप का होता है, फिर साइनाइड का होता है, लास्ट वाला साइनाइड है। नाइट्रो के बाद साइनाइड का होता है, साइनाइड के बाद एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के बाद कीटोन का, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग, और सबसे लास्ट में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। तो ये माइनस वाले ग्रुप हैं, ठीक है, इनमें माइनस ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे, और जो प्लस वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल पर इनको जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इनको जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। और दोनों के दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको देखने मिलेगा कि इन दोनों की वजह से कई सारी प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की जो अफेक्ट होती हैं, और उसको हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो किनारे, अभी एप्लीकेशन कराऊंगा तो इसको लगाना सभी लोग, ठीक है। इसको लगाए बिना काम नहीं होगा, तो इसको लगा के दिखाता हूँ कैसे काम करना है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसका एप्लीकेशंस। सभी एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन देख लो, जो आप सबको अच्छे से पढ़ना है, वो है कि अगर किसी भी स्पीसीज पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करेंगे, ठीक है ना, बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रख लो कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, अब चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे चार्ज हो नेगेटिव, ये हमेशा स्टेबिलिटी का उल्टा काम करता है, ठीक है। ये हमेशा स्टेबिलिटी क्या होगा? रिवर्स में काम करता है, ठीक है। वो हमेशा स्टेबिलिटी के रिवर्स में काम करेगा, स्टेबिलिटी के उल्टा काम करता है। तो आपको देखने मिलेगा कि अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट करा रहे हो, तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे इंडक्टिव होगा और कैसे मेसोमेरिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेसोमेरिक कराओ, इंडक्टिव कराओ, चाहे जो कराओ, चार्ज डेंसिटी की स्टेबिलिटी के साथ हमेशा रिश्ता उल्टा ही रहेगा। अगर आप चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी हाई है, चाहे पॉजिटिव को चाहे नेगेटिव को, तो हमेशा आपको देखने मिलेगा स्टेबिलिटी घटती रहेगी, ठीक है ना। तो आप पहले मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन नंबर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पहला, फर्स्ट एप्लीकेशन इसका है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, कि ये क्या मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट करता है। देन वी विल फाउंड कि हाँ बट ये पक्का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट करेगा ही करेगा ना, तो ये अफेक्ट करता है, ठीक है। इट अफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट अफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट करता है। और देखो फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अफेक्ट करने का? तो फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रॉन density is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I। अब इसको सभी लोग जानते हो ना अच्छे से, ऐसा क्यों लिखा मैं? ये ऐसा क्यों लिखा मैं? क्योंकि आप सबको पता है कि प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो अगर प्लस आई ग्रुप जोड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो माइनस आई लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहना जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में है देन आपको क्वेश्चन करना क्या होगा? आसान होगा, आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। तो आइए करा के दिखाते हैं 1 by 1। इसके एप्लीकेशन के बाद इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो सबसे पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो पक्का करेगा इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। देखते हैं कैसे करता है, ठीक है। ये कैसे अफेक्ट कर रहा है? तो ऐसे अफेक्ट करेगा। अपने पास 6 इंटरमीडिएट हैं, तो यहाँ से हम 4 इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे 1 by 1, 1 2 3 4 जो है। ये कार्बोकैटायन को अफेक्ट करेगा, कार्बोकैटायंस को अफेक्ट करता है। दूसरा ये कार्बेनाइन को अफेक्ट करता है।
ये फ्री रेडिकल को अफेक्ट करता है, फ्री रेडिकल्स को अफेक्ट करता है। इसके अलावा बेंजाइन की रिएक्टिविटी में ये हेल्प करता है। बेंजाइन में क्या करता है, बेंजाइन की रिएक्टिविटी जो है यहाँ पे ये फर्क डालेगा। तो इन चारों को वन बाय वन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन सबको एक साथ पढ़ के यहीं पे क्या करा जाएगा, फिनिश करा जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले देखो, जो सबसे पहले अपन लोग को करना है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। देखो भैया, आप सबको अच्छे से पता है कि अगर हमें स्पीसीज जो जिसकी भी बारे में बात करनी है, जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है, अगर ये पता चल जाए कि उसका नेचर क्या है, डोनेटिंग, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है या लो है, तो अपना काम बन जाएगा, है ना। तो आइए पता लगाते हैं कैसे काम बनेगा। सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, जो न्यू स्टूडेंट हो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आगे और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट में शेयर करता हूँ तो आपको पता चलता रहे। और जितना ज़्यादा आपसे हो सके उतना ज़्यादा सहयोग किया जाए, ताकि हम लोग और एक्सपेंड करें और बेहतर कंटेंट आपको पढ़ाएं। ठीक है, तो कार्बोकैटायन ये होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इनकी प्रॉपर्टी तो सबसे पहले यही है कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे ही पता चला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अपना काम चालू, बस क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगा दो। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनकी जो स्टेबिलिटी होगी भैया, वो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई साहब, प्लस आई के डायरेक्टली हो जाएगी और माइनस आई के इनवर्सली, प्लस आई के डायरेक्टली और माइनस आई के इनवर्सली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, गरीब लोग हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखो, हमने यहाँ पे लगा दिया टर्सरी कार्बोकैटायन, हमने लगा दिया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, हमने लगा दिया प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, और हमने लगा दिया मेथाइल कार्बोकैटायन। तो जैसा कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, टर्सरी में तीन तीन मेथाइल ग्रुप हैं और तीनों मेथाइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई, प्लस आई। हालांकि आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेन जो फैक्टर होता है प्लस आई नहीं होता, हाइपर कंजुगेशन होता है, बट इसका एक्सप्लेनेशन प्लस आई से भी हो जाएगा। अभी हाइपर आएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 9 है और ये 3 प्लस आई ग्रुप है इसके पास। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं और 2 प्लस आई ग्रुप है इसके पास। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है और 1 प्लस आई ग्रुप है, इसके पास 0, प्लस आई ग्रुप कितना है, 0 है। तो स्टेबिलिटी किसकी हो गई, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथाइल की। 3 डिग्रीज मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री एंड सबसे लास्ट में मेथाइल कैटायन। हालांकि आप याद रखिएगा, ये सिर्फ इंडक्टिव के बेसिस पे लगा है, ये इंडक्टिव के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग अभी, बट इसका मेजर एक्सप्लेनेशन इंडक्टिव नहीं है बेटा, इसका मेजर एक्सप्लेनेशन क्या है, हाइपर कंजुगेशन। वो अभी आगे आएगा तो मैं वहां आपको समझा दूंगा कि हाइपर कंजुगेशन कैसे डील करता है इस चीज को। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाक से करके बता दो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में अपने को बात करनी है, बस छोटा सा है, क्वेश्चन सीट में बाद में प्रोवाइड करूंगा, मेरे पास सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे रहो, जितने लोग करे हो सबको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन बैंक दूंगा सैटरडे और संडे को, 2 दिन केवल क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है ना। जितने टॉपिक पढ़ाते चल रहे हैं उन सबके डिस्कशन भी कराएंगे। ये हो गया, और आखिरी वाला ये, इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। आप सभी लोग जितने महानुभाव हैं इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं कि इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। फिर दूसरा एप्लीकेशन है हमारे पास, कार्बेनाइन की बात करेंगे। जल्दी से आंसर बताओ, कार्बेनाइंस। कार्बेनाइन एक्चुअली क्या होते हैं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो दीज आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर लोग हैं ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। कार्बेनाइंस क्या होते हैं, जितने भी कार्बेनाइन है सब पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज sp3 हाइब्रिड पिरामिडल इन शेप होता है, याद रखिएगा कि कार्बेनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। ठीक है, तो इनके बारे में बात करते हैं। पहले आप जिसका क्वेश्चन लगा लें, इसका ऑर्डर 1 2 3 4 एकदम सीधे सीधे है। प्लस आई, ये भी प्लस आई,
COOH माइनस आई, NO2 भी माइनस आई। तो प्लस आई वाले मोर देन माइनस आई, और जिसका प्लस आई ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, जिसका प्लस आई कम वो कम स्टेबल होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ की वैरायटी में और भी चीज़ें आती हैं, ठीक ना। लिखने के कुछ देर बाद इरेज करें, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपका क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, अमीर लोग हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में क्या करा जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इनकी स्टेबिलिटी हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, क्योंकि निगेटिव लोगों को निगेटिव लोग ही स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो अपने पास क्या है, निगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए निगेटिव इंपैक्ट है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी निगेटिव चार्ज के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के, और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना बढ़िया माइनस है उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आइए चेक करा जाए। तो इनकी स्टेबिलिटी में क्या लगेगा, 4 चांद। पहला चांद मेथाइल ने लगा दिया, और मैंने उसको कार्बोकेटायन बना दिया, ये है। एंड देन इसके बाद आ जाएगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, सबसे बेकार कौन हो जाएगा, टर्सरी, क्योंकि टर्सरी में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, और कार्बन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और तुमने और डोनेट कर दिया, उसका बेचारे का सर फट जाएगा और टर्सरी वाला मर जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकालो। निकाल नहीं सकते तो कम से कम 2 मत। मेथाइल देता नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और यहाँ 3 लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देंगे, इसलिए वो क्या है बेचारा, लेस स्टेबल है, ठीक है ना। तो इनकी स्टेबिलिटी यहाँ से डिसाइड हो जाती है। चलो आगे देखो, कोई टेलीग्राम चैनल में पूछ रहा है कब लेक्चर स्टार्ट होगा, जरा उधर बता दो तुम लोग, जल्दी से शेयर कर दो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी, ताकि उन सबको पता चल जाए कब होगा। अब आगे नेक्स्ट ये है अपना, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो सभी लोग। ये नेगेटिव चार्ज 1, नेगेटिव चार्ज दूसरा पे, नेगेटिव चार्ज थर्ड पे, और नेगेटिव चार्ज एक यहाँ लगा दिया। ये सभी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो इसमें बस, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। इसमें जरा बताओ सभी लोग, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। कार्बन आयन जो दिया गया है, दीज कार्बन आयन हैव स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा बच्चों, व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन दीज कार्बोकेटायंस। आंसर दो सभी लोग, दो आंसर। बीच बीच में आंसर देने के लिए, डिस्कशन के लिए हम आएंगे भाई, और आप सभी लोग को रेडी रहना है, ऐसा नहीं होगा एकदम नहीं, आंसर तो करने पड़ेंगे। देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, इसमें आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लग गया है, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। यहाँ पे कंजुगेशन है नेगेटिव चार्ज का, तो कंजुगेशन होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, यहाँ भी रेजोनेंस है, बट ये रेजोनेंस 3 डिग्री में है, और यहाँ पे रेजोनेंस 2 डिग्री में है। तो मोस्ट स्टेबल 1, फिर 4th, फिर 3rd, एंड देन 2nd, ये ऑर्डर होगा। आपका क्या ऑर्डर है, चलो क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताओ, किसका किसका क्या ऑर्डर आया। 1 4 3 कैसे भाई, रेजोनेंस वाले पहले देखो ना, जिसमें रेजोनेंस वो ज़्यादा हो जाएगा। 1 3 खुशी पांडे ना बेटा, गलत है तुम्हारा। आयुष तुम्हारा भी गलत है। सेजल का 1 3, सेजल रैक 1 4 3 2 सही है, 1 4 3 2 सही है। शिवानी तुम्हारा भी सही है बेटा। रजनीश पटेल का गड़बड़ है, अब सही है, ठीक है, ये आंसर होता। तो ये था कार्बन आयन। नेक्स्ट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स क्या होता है, फ्री रेडिकल का हाइब्रिडेशन क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है। ये फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी हैं, दीज आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पीसीज है, ये सब न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। तो इनमें न्यूट्रल स्पीसीज है, तो ज़्यादा 3 5 की बात है नहीं, आराम से न्यूट्रल है, तो इनको न्यूट्रल में ही ख़त्म कर दो। अब इनकी स्टेबिलिटी जो होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। जो कार्बोकेटाइन में फैक्टर्स लगते हैं वो यहाँ भी काम करेंगे। तो जो आपने कार्बोकेटाइन पढ़ा उसी को इसी में चिप दो का मतलब होता है उसी में सेट कर लो, सेम आएगा। ये sp2 हाइब्रिड होते हैं। अगर एल्किल कार्बोकेटाइन है तो sp2 हाइब्रिड होते हैं। और कई ऐसे भी रेडिकल्स हैं जो sp2 हाइब्रिड नहीं है, उसमें क्या होता है रेजोनेंस हो जाता है या किसी किसी में रेजोनेंस नहीं हो पाता, वहाँ sp2 नहीं होता। तो ऐसे भी एग्जांपल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका sp2 होता है एल्किल कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी लगा लेना। अब हमें जो चौथा पढ़ना है वो बेंजाइन है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पे एक लेक्चर बनाया हूँ बेंजाइन का। सबसे पहले बेंजाइन देखो क्या है। बेंजाइन एक एरोमेटिक हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये है आपका बेंजाइन, ठीक है। ये आपका क्या है, बेंजाइन है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ये एरोमेटिक होता है। एरोमेटिसिटी आ रहा है आगे, एरोमेटिक होता है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। कौन सा रिएक्शन देता है, ये देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब इस पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। इसका अपना ही तेवर चलता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने का। अब इनमें रिएक्शन में क्या होता है वो जरा देख लो। मैं नेक्स्ट वाले बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आप बस सुनते जाओ। नोट्स तो आपको बाद में वीडियो मिल जाएगा, मैं पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे भेज दूंगा तीनों का, आज आप वहां से कर लेना, ठीक है। अभी आप समझते जाओ और मेन पॉइंट को लिखा करो अगर लिख रहे हो तो। बाकी सारी बातें आपको पीडीएफ में अवेलेबल रहेंगी, अभी बस समझो बच्चों। तो यहाँ हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिलता है। चलो देखते हैं कैसे। अगर कोई बेंजाइन है, ठीक है ना, बेंजाइन है ये, तो बेंजाइन पे जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो बनता है कार्बन आयन। इसीलिए इनको मैं पढ़ा रहा हूँ। चाहे यहाँ अटैक कर ले चाहे यहाँ, दोनों सेम है। जब इस पर अटैक करता है तो एक पाई बॉन्ड निकल के यहाँ से यहाँ आता है। तो बेटा जब यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ा, यहाँ पे आएगा एनायन। अब एक बात यहाँ पे खूब अच्छे से कान में डाल लो, यही आपको काम आएगा रिएक्शन जब करोगे तो, कि ये नेगेटिव चार्ज नॉन कंजुगेटेड है, कंजुगेशन में नहीं है, नॉन कंजुगेटेड, मतलब कि इसका डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सिर्फ इंडक्टिव से स्टेबलाइज होगा, कभी भी कंजुगेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर एक ही कार्बन पे पाई बॉन्ड, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज सारे कुछ मिल जाए तो पाई बॉन्ड अकेले कंजुगेशन करता है, बाकी सब कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, उसको दिमाग में रखियो, ठीक है। अब रिएक्शन में देखो क्या होगा। होता क्या है, बेंजाइन बनाने का तरीका होता है, वो तरीका मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेजर प्रोडक्ट। आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा वहाँ दूंगा, ठीक है। आपको देखना है, मैंने यहाँ लगा दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और आपके पास बेंजाइन है। मैंने आपको इसमें दिया अमोनिया का अटैक कराना है, अमोनिया का अटैक कराना है। अपने पास दो साइट हैं, एक ये साइट है यहाँ अटैक कर सकता है, दूसरा ये साइट है ये अटैक कर सकता है। अमोनिया इस पर अटैक किया तो मान लेते हैं पाथ ए है, और अमोनिया यहाँ अटैक किया तो पाथ बी है। एक से मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, एक से मिलेगा मेजर और दूसरे से मिलेगा माइनर प्रोडक्ट। हमें जानना ये है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर आ रहा है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर आ रहा है। सिमिलरली एक और दिखाने जा रहा हूँ, एक और देखना। आप मेजर माइनर बता रहे हैं, पाथ ए मेजर है या पाथ बी। उसी तरीके से दूसरा वाला है, दूसरा भी बेंजाइन देख लो आप सभी लोग। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने लगा दिया मेथॉक्सी OCH3, फिर यहाँ पे हमने अटैक करा देंगे अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया का अटैक फिर यहाँ से कराते हैं। जब इस अमोनिया का बच्चों अटैक कराएंगे हम लोग तो फिर से एक यहाँ अटैक करेगा पाथ ए, और एक यहाँ अटैक करेगा तो पाथ बी। इसको पाथ ए मान लेते हैं, इसको पाथ बी मान लेते हैं। फिर यहाँ पे एक मेजर मिलेगा और यहाँ मिलेगा माइनर, ठीक है। तो आपको पहले ए वाले का आंसर बताना है, ए वाला मत करो इसको, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं एक्स और वाई वाला। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक्स वाले का मेजर क्या होगा और वाई वाले का मेजर क्या होगा, मुझे ये जानना है। नाउ आई नीड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ बोथ। किसका मेजर क्या होगा, आप सभी लोग चलो आंसर करो। आंसर करो सभी लोग, लेट मी चेक। पाथ ए मेजर है, पाथ ए मेजर होगा,
पहले वाले में पाथ कौन सा मेजर होगा, दूसरे वाले में पाथ कौन सा मेजर होगा? सभी लोग बताओ, सबको बताना है भाई, कोई एक बच्चा थोड़े बताएगा। बस ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आ गया तो इसमें तुम्हारे हैकड़ी नहीं निकलना चाहिए, लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स में पाथ ए मेजर है एंड पाथ बी माइनर। सही जवाब। पाथ ए मेजर होगा तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और मेथाइल यहाँ है ना, और अमोनिया यहाँ जुड़ जाएगा। अमोनिया क्या, NH2 जुड़ता है। अब देखो बच्चों, यही मेजर प्रोडक्ट है, एक्सप्लेन कैसे करोगे? एक्सप्लेन ऐसे होगा कि ये क्योंकि CH3 ग्रुप प्लस I ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज जितना दूर रहे, अवे रहे, उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, है ना। जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज इसके पास में आ गया, माइनर वाले में अटैक करते पाथ बी पे, तो क्या होता बच्चों, ये यहाँ अटैक करता NH2, नेगेटिव चार्ज यहाँ बन जाता। तो देखो जरा, प्लस I के पास आ गया ना, ये क्या है, क्लोज है, और जब ये क्लोज आ जाएगा तो क्या होगा, लेस स्टेबल। प्लस I के क्लोज होगा तो लेस स्टेबल होगा, और प्लस I से दूर होगा तो अवे है तो मोर स्टेबल है, ठीक है ना, मोर स्टेबल है। तो इसके लिए अच्छी बात ये है कि इससे दूर रहें, प्लस I से क्या रहें, दूर रहें। प्लस I के दूर नहीं रहेंगे तो प्लस I पटक के मारेगा, चटक जाएंगे। ये देखो, इनको क्या करेगा, उठाकर पटक देगा, सीधे अनस्टेबल हो जाएंगे, माइनर बनाएंगे। और यहाँ पे क्या करेगा, दूर चला गया तो मोर स्टेबल। अब क्योंकि ये प्लस I था तो ऐसा कांड हुआ है, OCH3 माइनस I करता है, उल्टा हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पाथ बी वाला। पाथ बी वाला क्या होगा, मेजर, और पाथ ए वाला क्या होगा, माइनर। क्योंकि मेथॉक्सी क्योंकि माइनस I कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्लोज रहे तो उसको ज़्यादा मजा आएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना बच्चों, OCH3, ठीक है ना। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट पे है, ये मेजर प्रोडक्ट है। और माइनर वाले में क्या हो जाएगा, माइनर वाले में नेगेटिव चार्ज दूर चला जाएगा, तो माइनस I इफेक्ट से दूर ना जाना, ठीक है, नहीं तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसमें आपको क्या दिखेगा, क्लोज है तो ज़्यादा स्टेबल है, क्लोज मोर स्टेबल, क्लोज है तो मोर स्टेबल है। क्लियर हो गया? ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो सभी लोग जल्दी से हैंड रेस करके बताओ, सभी लोग जिसको जिसको समझ में आया हैंड रेस करके बताए कि हाँ समझ में आ गया। सभी लोग बता सकते हो, जिसको जिसको चीज़ समझ में आई लेट मी नो, एकदम खुशी के फव्वारे छूटने चाहिए। इफ़ यू आर गेटिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट देन लेट्स शेक हैंड विथ मी। और सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दें, जरूर 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 कर दें। होता है ना, मेरे तातू की थादी में दलूल 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 आना, वैसे ही मेरे वीडियो पे लाइक दलूल 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 कर लेना। आगे चलो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो अभी कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल पे चलेंगे। चलो, दूसरा एप्लीकेशन आ गया हमारा, सेकेंड एप्लीकेशन, रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों की एसिडिटी और रिएक्टिविटी, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। रिएक्टिविटी कैसे होता है और एसिडिटी कैसे होता है, तो वन बाय वन चलो देख लेते हैं। एज पर रूल, रिएक्टिविटी जो है वो होती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की वजह से। जब ये वाला बॉन्ड क्लीव करता है तो, ठीक है, जब ये वाला बॉन्ड क्लीव करता है, ये वाला बॉन्ड क्लीव, एक मिनट, जब ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा तो रिएक्टिविटी है। यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, और इसके टूटते ही बन जाता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। बस काम तैयार है अपना, कार्बोकैटायन बन गया ना तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। कार्बोकैटायन, ये हो गया आपके रिएक्टिविटी के बाद। तो जब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी के तो हमारा स्पीशीज बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है ना। और बॉन्ड कौन सा क्लीव हो गया, CC बॉन्ड क्लीव होता है, CO बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होता है। और जब हम बात करते हैं बेटा एसिडिटी की, किसी भी एल्कोहल के
एसिडिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्लीव होता है, OH बॉन्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। देखो ये RCH2OH यहाँ पे क्लीव होता है हमारा ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी क्लीव्ड, और इसके क्लीव होते ही अपने को जो मिलेगा वो RCH2O- प्लस H प्लस आयन बनता है। तो यहाँ पे जो ये बना है आयन, उसका जो शक्ल देखिएगा आप लोग तो ये एनायन है, ठीक है, कैसा है, एनायन। एनायन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, है ना, डेफिशिएंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। तो दिस इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब सवाल है दोनों में क्या चीज़ हम समझना चाह रहे हैं। तो हम जो समझना चाह रहे हैं इन दोनों में, वो इनकी रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी और उसकी एसिडिटी कब बढ़ेगी, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी हाई तब होगी जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा रिएक्टिविटी उतनी हाई हो जाएगी। इसलिए हाई हो जाएगी रिएक्टिविटी क्योंकि हम सब जानते हैं ये कैटायन ही बन रहा है, तो अगर ये स्टेबल बनेगा तो तेजी से इधर से इधर आएगा, और अनस्टेबल बनेगा तो स्लो आएगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना तेज रिएक्टिविटी। और सेम इधर आ जाओ, इधर क्या बना है, आयनायन बना है ना, इधर क्या बना है, आयनायन। तो अगर हम बात बेटा एनायनों की करेंगे तो एनायनों के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो यहाँ पे आपको एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RCH2O-। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा RCH2O- उतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। हालांकि इस आयन को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। हर एसिड का एनायन होता है कंजुगेट बेस। तो अगर ये एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें अभी क्लियर करने हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें क्या करने थे, क्लियर करने थे। तो रिएक्टिविटी और एसिडिटी में डिफरेंस समझ आ रहा है ना, कि रिएक्टिविटी और एसिडिटी में क्या डिफरेंस है। दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको बेसिक डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, दोनों में अलग अलग है। पहले हम लोग करेंगे एसिडिटी, पहले एसिडिटी है ना, एसिडिटी। हालांकि मैं इसका एक लेक्चर वीडियो ऑलरेडी डाल रखा हूं, आप उसको देख सकते हो। बट यहाँ से चलो देखो कि क्विक रिवीजन करना है, एक दिन में कंप्लीट करना है, तो बहुत डेप्थ में लेकर नहीं जा सकते। इसके डेप्थ वीडियो भी पीछे आपको मिलेंगे, ऑलरेडी बना रखे हैं। तो देखो क्या होता है एसिडिटी में, अब एल्कोहल टूटेगा, है ना, एल्कोहल टूटेगा तो एज पर द रूल वो सभी कंपाउंड जो एक्वस मीडियम में H+ आयन देते हैं एसिड होते हैं, है ना, एसिड होते हैं। तो ये एसिड है, H+ आयन देगा, ठीक है। अब इसकी एसिडिटी जो है इन चार चीज़ों पर डिपेंड करती है। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। जब एसिड टूटता है तो एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एसिडिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। फिर आपका होता है एसिडिटी, एसिडिटी और pK में रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। एंड फिर एसिडिटी और pH में भी इनवर्स रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा pH उतना कम एसिडिटी, जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिटी। आप सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको मिलेगा। बट इन सबसे जो मेन हमारी बात है जिस पे सब कुछ डिपेंडेंट है वो है एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कंजुगेट बेस है बच्चों, कंजुगेट बेस। और अगर ये है एसिड तो एसिड की एसिडिटी कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। एक्सप्लेनेशन सुनो क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, इससे फोकस करो। देखो भैया ये इधर से इधर आएगा, एनायन बनाया, अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाओगे तो बार बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीजेस
देन दिस रिएक्शन प्रोसीड ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब भी आगे आएगा H+ आयन को बनाएगा, H+ बढ़ता जाएगा, एसिडिटी बढ़ता जाएगा। तो इसको अगर फॉरवर्ड में ले आए तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, और फॉरवर्ड में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसको स्टेबिलिटी बढ़ाने में सफल हो गए तो एसिडिटी बढ़ेगा, और एसिडिटी बढ़ेगा, हमारा यही तो सोर्स है ना कि एसिडिटी बढ़े, ठीक है ना। गधे कहीं के। चलो देखो, अपने पास कंजुगेट बेस जो बना था वो था RCH2O-, जिसमें सब कुछ सेम होता है, ये R बदल जाता है। तो R, क्योंकि ये एनायन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है, देखो बच्चों R इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हमें सीधे सीधे पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाले एसिडिटी को बढ़ाएंगे। तो अपने पास सारे फैक्टर्स हैं, लगा दो। अगर R बराबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ी तो एसिडिटी बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ी तो हम सबका H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, H+ बढ़ा तो K बढ़ेगा, K बढ़ा तो pK घटेगा, और pK घटा तो pH भी घटेगा। तो 4 फैक्टर बढ़ते हैं और 1-2 फैक्टर घटते हैं जब हम एनायन लगा देते हैं। और अगर यही R बराबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, एसिडिटी डिक्रीज करेगी, H+ आयन डिक्रीज करेगा, Ka डिक्रीज करेगा, pK इंक्रीज करेगा, और pH भी इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कि वो लेस एसिडिक हो जाएगा। आपको बस ये R का नेचर पता हो जाए, अगर ये हमें R का नेचर पता हो जाए तो अपने से ये काम बन जाएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। चलो बोलो बच्चों, चलो बोलो बच्चों, स्टेबिलिटी ये समझ में आया बात। तो जितने भी अल्कोहल देंगे उनको स्टेबिलिटी एसिडिटी लगा लोगे ना। लगा लोगे। क्वेश्चन देना स्टार्ट करें ना, फिर विदाउट डिले क्वेश्चन लगाना चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है तो जिंदगी है, बिना क्वेश्चन में जिंदगी अधूरी है। आ कर ले क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है ना। तुम लोग को लेक्चर बोरिंग नहीं लगता है, क्योंकि भाई देखो मेरे को कॉमेडी सर्कस डांस ये सब नहीं आता, तो मेरे को बस पढ़ाने आता है, मैं वही काम करता हूँ। तो कंटेंट आपको अच्छे मिलेंगे, बट हो सकता है जोक खराब मिले, बट जब मैं जोक मारूंगा तो तुम सब यहीं पे रोने लगोगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान से देखना। अपने पास पानी है, आज मेरे पास पानी है, इथेनॉल है, पानी है, इथेनॉल है, मीथेनॉल बाद में लेंगे, आइसोप्रोपेनॉल है, और टर्सरी ब्यूटेनॉल है। दिस इज आइसोप्रोपेनॉल है, और ये आपका टर्सरी ब्यूटेनॉल है। तो वी हैव अ सीरीज ऑफ एल्कोहल। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है इसमें, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, पानी है, पानी पानी मोस्ट एसिडिक, फिर इथेनॉल, फिर आइसोप्रोपेनॉल, फिर टर्सरी, क्योंकि मेथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को घटाने वाले हैं, ठीक है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई इफेक्ट करता है, ये भी ससुरा प्लस आई करता है, यहाँ तो 3 तो प्लस आई करता है। तो एसिडिटी क्या है, सबसे ज़्यादा पानी की होगी, है ना। वाटर हैज मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, वाटर हैज मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर। अब यहाँ एक और बात, पानी की तो बात हो गई, ये जो मीथेनॉल और वाटर है, तो मीथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। एकदम डब्बा बनाओ, डब्बे में पैक कर लो, मीथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। और एक और इम्पोर्टेंट बात, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मीथेनॉल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मीथेनॉल, ये है अपना फिनॉल। तो अब सबका कंबाइन ऑर्डर लगाएंगे, अब पूछेंगे सब कुछ, आंसर भी सबका देंगे। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मीथेनॉल,
तो फिनॉल में क्योंकि रेजोनेंस होता है इसलिए इसकी एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो टेढ़ा बन गया। देखो यहाँ पे एसिडिटी का जो रीजन है ना मेन, वो है रेजोनेंस। फिनॉल हैज़ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा एसिडिक है। तो ओवरऑल एसिडिटी क्या हो गया, फिनॉल जो होगा मोस्ट, फिर मीथेनॉल, फिर वाटर, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ये ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा एसिडिटी का। ये कंप्लीट एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा, देख लो। तो इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा, छोड़ना नहीं है, ये कभी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फिनॉल, मिथेनॉल, वाटर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपके पास तीन तीन ऑर्डर में लगा रखा हूँ, एक इसका, एक इसका और एक इसका। ठीक है, एक इसका हो जाएगा। तो ये आपका होगा ऑर्डर लगाने के लिए। आराम से इस ऑर्डर को लगा देना, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, किसी का कोई गलती नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन देके बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट पीके। किसके पास हाईएस्ट पीके है, सब बताएंगे। हाईएस्ट पीके वैल्यू, ठीक है, किसका पीके हाईएस्ट है, ऑप्शन आपके सामने है। ये हो गया आपका पैरा मेथाइल फिनॉल, देन ये वाला फिनॉल, देन टर्सरी ब्यूटेनॉल, ये आपका टर्सरी ब्यूटेनॉल है। और देन आपका ABCD लगा लेना, ये A है, ये B है, ये C है, और आखिरी में है D में पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल बताना है किसकी पीके वैल्यू हाईएस्ट है। ये अपने लिए आज का एक क्वेश्चन था, तड़कता भड़कता एक क्वेश्चन है। पीके वैल्यू हाईएस्ट किसके लिए आएगा, ABCD, एनीबडी कैन डांस, बताओ ABCD किसका सबसे ज्यादा होगा। आंसर करो, सभी लोग को आंसर आना चाहिए, एक भी कमेंट नहीं मिस करेंगे हम। ठीक है, सब के सब कमेंट करके बताओ आंसर, फटाक से बताइए क्या होगा। पीके वैल्यू हाईएस्ट किसका होगा, अरे डिक्रीजिंग नहीं लगाना, डिक्रीजिंग लगा दिया क्या, CABD, CABD सही है देवांश तुम्हारा। देवांश बाबू आ गए ऑनलाइन तुम। शिवानी 3 वाले का हाई 3, C। थर्ड का आंसर, करेक्ट आंसर इज थर्ड, वेरी गुड, ये सही है। क्योंकि एल्कोहल, एलिफैटिक एल्कोहल का लेस एसिडिक ना, बाकी सब सही है। तो सबसे ज़्यादा पीके C का है, ठीक है, हाईएस्ट। फिर उसके बाद है पहले वाले का, A वाले का, फिर आपका हो जाएगा B वाले का, फिर आपका हो जाएगा D वाले का। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो पीके ऑर्डर आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। पीके पूछा था, इसी में अगर हम पूछ लेते किसका के हाईएस्ट है, इसी में अगर आपसे पूछ लेते कि के हाईएस्ट किसका है, तो के किसका हाईएस्ट होता भाई, ऑर्डर में लगा हुआ है उसी में से हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लगा देंगे। बस के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका होता है, और पी के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, ये जो पी के है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका था। तो दिस वॉज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स एल्कोहल्स में हम लोग कर लिए, ठीक है ना। बाकी डिटेल फिनॉल के लिए आप पीछे एक लेक्चर है उसको पढ़ लेना, इसमें भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी। देखो एल्कोहल की रिएक्टिविटी में तीन बातें करने वाले हो। पहला रिएक्टिविटी जब बात करेंगे तो हम लोग करेंगे ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। दूसरा करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी 1-2 दिन पहले पढ़ाया हूँ डिटेल में, भर भर के जाके उसको देख लेना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब उसको मैं आज पूरा कंप्लीट करूँगा, ठीक, एल्कोहल्स। और तीसरा है एस्टरीफिकेशन में, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में। ये तीन जगह हम एल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, और ये तीनों आपके सिलेबस में है, तीनों के तीनों आपके सिलेबस में है, आपको तीनों आना चाहिए। अगर ये तीनों में से एक भी छूट जाता है देन दिक्कत है। अब आ जाओ,
अब आ जाओ, करते हैं 1 by 1। एस्टरीफिकेशन हो गया, ल्यूकास टेस्ट हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में से सबसे पहले करेंगे हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। तो ल्यूकास टेस्ट पहले कर लो, ल्यूकास टेस्ट पहले कर लो। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है भैया लोग, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है देखो, ल्यूकास टेस्ट में आप सबने पढ़ा होगा, पहले इसका रिएजेंट लिख लो, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस पानी, पानी पानी नहीं होता है, HCl होता है, वो भी कॉन्सनट्रेटेड होता है, प्लस एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस। तो ये आपका हो जाएगा ये आपका रिएजेंट है। और ये रिएजेंट किस पे बेस्ड होता है, दिस रिएजेंट इज बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। जो टेस्ट है ये पूरा टेस्ट रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब कैसे बेस्ड होता है, तो बहुत आसान है, टर्सरी एल्कोहल इमीडिएट वाइट प्रेसिपिटेट, ये इमीडिएटली क्या करता है, वाइट पीपीटी दे देगा, तुरंत ही वाइट प्रेसिपिटेट, डाला नहीं कि पीपीटी खत्म, ठीक है। सेकेंडरी जो एल्कोहल है, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल्स ये 2 to 5 मिनट लेते हैं, 2 से 5 मिनट में देते हैं, और वो भी टर्बिडिटी देते हैं, धुंधला टर्बिडिटी देगा। और प्राइमरी एल्कोहल जो होगा वो कुछ नहीं देगा, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा, प्राइमरी अल्कोहल तो नो कलर, कोई कलर अपीयर नहीं होगा, तो तीनों एल्कोहल आपको मिल जाएंगे। टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से जाता है, इसीलिए सबसे तेज है। 2 डिग्री अल्कोहल आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से जाता है, इसलिए थोड़ा स्लो हो गया। और 1 डिग्री जो होता है यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है ना। तो आपको जब ल्यूकास रिएजेंट इन तीनों में डालिएगा तो इन तीनों की रिएक्टिविटी के बेस्ट पे ये ल्यूकास टेस्ट होता है, तुरंत ही वाइट प्रेसिपिटेट, जो भी प्रेसिपिटेट बनने होंगे आपको मिल जाएंगे। एंड दिस विल हाई, मतलब इसको हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ये, ठीक है। अब ल्यूकास टेस्ट के बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, आ जाओ। ये ल्यूकास टेस्ट समझ में आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों, इससे आपसे वाइबा में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब बैठते हो वाइबा होंगे तो वाइबा में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा वाइबा के अलावा कहीं से भी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा उसको जो देव पांडे उसको सब रिपोर्ट मार दो, वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने जाओगे तो आपके पास सबसे पहले चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। क्या होता है, जब किसी एल्कोहल को हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं, किसी एल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं तो एल्कीन बनता है, पानी निकाल दोगे तो क्या बनेगा, एल्कीन। डिहाइड्रेट करने से आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बनता है आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। अब होता क्या है, यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये देखो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये देखो। तो हमारे पास जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कई सारे सीरीज हैं, उनमें से कुछ को याद रखो। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, आपका जो ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है वो क्या है, एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये बहुत ही बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो दूसरा, 85%
H3PO4 ये भी यूज करा जाता है। इसके अलावा रेड हॉट एल्यूमिना Al2O3 ये रेड हॉट होना चाहिए। थोरियम ऑक्साइड यूज करते हैं THO2 हीट करने के बाद। इसके अलावा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी यूज करते हैं एंड एनहाइड्रस ZnCl2 भी यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो ये वाला है, हम लोग इसी को लेके काम करेंगे। इन दोनों को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए, कॉमन है, ठीक है, कॉमनली इनको हम यूज करने वाले हैं। तो अगर मोस्ट कॉमनली आपको यूज करना होगा देन वी विल यूज दीज रिएजेंट। अगर फ्रिक्वेंटली यूज करना है कॉमनली तो आप इन्हीं दोनों को यूज करते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप पढ़िएगा तो रिएक्शन में आपको इन्हीं से मिलेगा, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आप सबको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो चलो आगे मूव करें। अब करते हैं डिहाइड्रेशन। पहले मैकेनिज्म कर लो डिहाइड्रेशन का क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, एक क्वेश्चन तो इधर से भी बनता है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी एक क्वेश्चन बनता है, पूछता है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेशन में देखो क्या होता है। सपोज कर लो हमने एक टर्सरी अल्कोहल लिया, इस पे मैंने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और हम सब जैसा कि जानते हैं H2SO4 का काम होता है सिर्फ H+ डोनेट करना, और इसको हीट करते हैं। तो जब H+ डोनेट करेगा तो ये H+ कूद के कहाँ चलाएगा, इस OH के ऊपर। तो जब इस OH के ऊपर आ जाएगा बच्चों तो पहले बनेगा हमारा क्या, OH2+। और ये OH2+ एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तुरंत ही क्या करता है, डिपार्ट करके बाहर हो लेता है। जब ये डिपार्ट करके बाहर हो लेगा तो हमें मिलेगा कार्बोकैटायन। ये आपको क्या मिलेगा, एक कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन। तो क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोकैटायन से जाता है तो ये बात याद रखना कि सिंस इंटरमीडिएट इज अ कार्बोकैटायन तो इफ़ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट तो पक्का रीअरेंज करेगा। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तब तो नहीं होगा, बट अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज करेगा। ये क्या करता है, यहाँ से जब हीट करोगे तो इस कार्बोकैटायन को अल्फा बोलते हैं और इसके बगल वाले तीनों पे क्या होता है, बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। तो बीटा पोजीशन से एक प्रोटॉन एलिमिनेट होगा। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इसको CH2 लिख लो और इसको लिख लो H। गरम करते ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा और -H+ बाहर होगा और हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। तो देखो भैया एल्कीन मिल चुका है। हमने स्टार्ट किया था H+ देने से, यहाँ पे अपने H+ दिया था और यहाँ अब अपने H+ को रिलीज कर दिया। तो H+ बस कैटालिस्ट था, H2SO4 क्या है, कैटालिस्ट। ये रिएक्शन को बस स्टार्ट करवाने के लिए हेल्प करता है और बाद में डिहाइड्रेट। ओवरऑल देखो इसमें से क्या निकला, वाटर। इसमें से ओवरऑल क्या निकल के बाहर गया, वाटर, एल्कीन प्लस वाटर। तो जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा एल्कीन मिलता है। ऑलवेज एल्कीन्स आर फॉर्म एज अ प्रोडक्ट, ठीक है ना। PDF आपको मिलेगा बेटा, आप चिंता मत करो, इसका पूरा PDF मैं सबका PDF सेव करके रखा हूँ, सबका PDF दूंगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये, इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है, H2SO4 प्लस हीट। तो इसके डिहाइड्रेशन से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसके डिहाइड्रेशन से हमें ये वाला एल्कीन मिलता, वी विल ऑब्टेन दिस। आप देखिएगा यहाँ से यहाँ जाने में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मेथाइल शिफ्ट होगा उसके बाद बनेगा, ठीक है, मेथाइल शिफ्ट से बनेगा। पहले यहाँ बीच में कैटायन बना लेना, ठीक है, कार्बोकैटायन बना लेना जो बनेगा, और उस कार्बोकैटायन में फिर क्या करना, ये कैटायन बनेगा, यहाँ से 1 मेथाइल शिफ्ट मारना। मेथाइल शिफ्ट मारोगे तो एक और स्टेबल कैटायन बनेगा, इससे भी ज़्यादा स्टेबल, एंड दैट इज दिस। और इसमें से क्या कर देना, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ मेथाइल शिफ्ट होगा तभी बनेगा। और अगर आपको कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं आता है तो या तो थोड़ा देर वेट कर लो, या तो आप पीछे के लेक्चर जाकर देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। GOC1 और GOC2 के 2 लेक्चर्स हैं जिसमें डिटेल पढ़ाया था, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके आगे चलेंगे।
एक रिंग एक्सपेंशन वाला देख लेते हैं हम लोग। एक ये कार्बोकेटाइन है, एल्कोहल है, ठीक है, ये है, यहाँ पे हमने इसको OH लगाया, OH लगा के यहाँ पे H+ और हीट कर दिया, तो यहाँ पे होगा रिंग एक्सपेंशन, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा, दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट, इसका ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट देख लेना कार्बोकेटाइन का कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ पहले रिंग एक्सपेंशन होता है, फिर 1 2 शिफ्ट, तो यहाँ से टोटल पहली बार जाएगा फर्स्ट टाइम, तो आपका होगा रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन के बाद फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, तब ये बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पीछे के लेक्चर पढ़ाए थे, डायरेक्ट प्रोडक्ट मत बना देना, स्टेप वाइज लेके जाना, बनेगा। जिसको नहीं आएगा पहले यहाँ से कैटायन बना लो, एक मैंने बता दिया, पहले यहाँ से कैटायन बना लो, फिर इस रिंग को यहाँ से यहाँ एक्सपेंड करा दो, रिंग एक्सपेंड कराते ही आपका कैटायन ये बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ मेथिल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर इस हाइड्राइड को मार देंगे शिफ्ट, तो जैसे इसको शिफ्ट मारोगे ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, टर्सरी कार्बोकेटायन, ठीक। तो टर्सरी कार्बोकेटायन बगल में क्या है कार्बोकेटायन के, बीटा हाइड्रोजन, ये टूटेगा गर्म करते ही और ये बन जाएगा। दीज आर द कंप्लीट स्टेप फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कोई बात नहीं, कार्बोकेटायन अच्छे से नहीं पढ़े होगा इसलिए आपको कम समझ आ रहा होगा, अभी कार्बोकेटायन के लेक्चर पीछे हैं, उसको जाके देख लीजिएगा, आएगा समझ में। बस ये मैकेनिज्म देख लो, रिंग एक्सपेंशन करना है क्योंकि लेस स्टेबल कैटायन में रिंग एक्सपेंशन करना होता है, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंड करोगे, ये क्या बन गया, ये बन गया सेकेंडरी, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लो, तो अगर 1 2 हाइड्राइड का शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा टर्सरी, एंड टर्सरी इज मोर स्टेबल कैटायन, इसीलिए आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। ये अभी नहीं आ रहा तो वेट कर सकते हो, एल्कोहल चैप्टर जब पढ़ाऊंगा वहाँ आएगा, तो जो लोग नीट और जेई वाले हो उनको एल्कोहल चैप्टर में फिर से मिलेगा, ठीक है। तो पहला रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल था, दूसरा वाला, तीसरा है हमारा एस्टरिफिकेशन, ध्यान से देखना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर बनते हैं। एस्टर एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को जब मिक्स करते हो एसिडिक मीडियम में तो एल्कोहल का जनरेशन होता है, ठीक है ना, एल्कोहल का जनरेशन होता है। ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, आगे आएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आगे कॉन्सेप्ट लगा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको वो कॉन्सेप्ट चाहिए जिसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो डिहाइड्रेशन क्या होता है ये समझ आया ना, और डिहाइड्रेशन कौन करता है, अभी आप इतना याद रख लो, बाकी प्रैक्टिस करोगे पीछे का तो आ जाएगा, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में देखो बच्चों क्या होता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लो, क्लास 12th में पढ़ा होगा आप सभी ने, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब किसी एल्कोहल से कराते हैं, मान लो हमने यहाँ पे मीथेनॉल से करा दिया, मीथेनॉल से, तो ये आपका बनेगा एसिडिक मीडियम में बनता है ईस्टर प्लस वाटर, ये बनेगा RCOOCH3 प्लस वाटर, ठीक है। ये एस्टर होते हैं और एस्टर की एक खास बात ये है कि ये फ्रूटी स्मेल देते हैं, मतलब ये बड़ा अच्छा एकदम पका हुआ सेब जैसे रखता है ना वैसा महकेगा, फ्रूटी स्मेल। अब इसमें देखो खास बात क्या है, इसमें रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल को मैं क्यों लाया हूँ, तो बच्चों ये वाला पार्ट जो होता है, इतना पार्ट ये एल्कोहल का होता है, किसका होता है, एल्कोहल का, और इतना वाला जो पार्ट है एस्टर का वो एसिड से आया है, दोनों का आधा आधा पार्ट है, ये हमारा एल्कोहल है और ये हमारा एसिड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ना वो एल्कोहल का होता है, ना कि एसिड का। डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन एसिड का है, सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन क्या है, एल्कोहल का है। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी कैसे फर्क डालेगा ये समझना है कि इसमें रिएक्टिविटी का क्या रोल है। रिएक्टिविटी कैसे समझेंगे जरा ये देखो, तैयार हो जाओ समझने के लिए, सभी लोग रेडी होते हैं समझने के लिए। देखो बेटा जो एसिड है RCOOH, ठीक है, एसिडिक मीडियम में पहले प्रोटोनेट हो जाता है, ठीक है,
एसिडिक मीडियम पहले क्या होता है इसका, प्रोटोनेशन, क्योंकि आपने एसिड लिया ना, कैटलिस्ट, ये देखो ये कैटलिस्ट है, कैटालिस्ट। तो जब इसमें H+ डालोगे एसिड में तो प्रोटोनेट हो जाएगा। अब यहीं पे काम होता है मीथेनॉल का अटैक करने का। यहाँ पे मीथेनॉल न्यूक्लियोफाइल होता है, ये यहाँ से यहाँ अटैक करता है CO पे, ठीक है ना, CO पे। तो देखो क्या दिक्कत होगी इसको, ये R ग्रुप जो देख रहे हो ये क्या काज करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, भीड़ भाड़ वाला एरिया जो इसको अटैक करने से रोकेगा। इसके पास भी यहाँ पे कोई ग्रुप है, मेथाइल है, हम इसको और बड़ा ग्रुप ले सकते हैं, इससे बड़ा बहुत बल्कि ग्रुप भी ले सकते हैं। तो ये आपका काम करता है एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये अटैक कर रहा है ना, ये कार्बन पे क्या अटैक किया, एल्कोहल ने। तो हमने क्या देखा कि जब ये अटैक कर रहा होगा, ठीक है, अटैक कर रहा होगा, तो अगर इसका साइज बड़ा हुआ इस R वाले को, तो इसको अटैक करने से क्या करेगा, रोकेगा, रिपेल कर देगा। अगर एल्कोहल का भी साइज बड़ा हुआ तो और ज़्यादा रिपेल हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अटैक करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस सीधे सीधे मना कर रहा है कि अगर आप आओगे तो मेरे पास भीड़ भाड़ ज़्यादा है, मैं रिपेल कर दूंगा, ठीक है, मैं आऊँगा तो रिपेल कर दूंगा। ये अटैक करने वाला है CO पे, ये ऑक्सीजन क्या है, अटैक करने वाला है इस वाले CO पे। तो जैसे ही ये अटैक होने वाला होगा आपको दिखाई देगा कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो था, स्टेरिक हिंड्रेंस, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ये बल्कि होगा तो इसको आने से रोक देगा, नहीं आएगा तो रिएक्शन स्लो होगा। अगर ये बल्कि नहीं हुआ, छोटा हुआ, तो आसानी से आ जाएगा। तो अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस चाहे एल्कोहल वाले ग्रुप की बढ़ाएं, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब साइज बड़ा हो जाना, चाहे हम इस ग्रुप की बढ़ाएं चाहे हम बढ़ाएं इस R की, रिएक्टिविटी तो घटेगी, है ना, रिएक्टिविटी तो घटेगी। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे तेजी से जाकर अटैक कर देगा, रिएक्शन हो जाएगा। जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे स्लो जाएगा अटैक करने, तो वहां पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, सबसे स्लोवेस्ट। तो रेट भी हमें क्या मिलेगा, स्लो मिलेगा। ये है कॉन्सेप्ट। अब देखो कौन सा एल्कोहल सबसे तेज रिएक्ट करेगा, मीथेनॉल सबसे आसानी से अटैक करेगा, या तो इथेनॉल सबसे तेजी से अटैक करेगा, इथेनॉल अटैक करेगा, या अटैक करेगा आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल अटैक करेगा, या अटैक करेगा टर्सरी ब्यूटेनॉल। कौन है जिसको अटैक करने से सबसे ज़्यादा रोका जाएगा और कौन है जिसको अटैक करना सबसे आसान होगा, सबसे तेज रिएक्ट कौन करेगा इसमें से, कौन है जो CO पे सबसे फास्ट अटैक करेगा, आप लोग बताओ। अभी समझ में आएगा बेटा, देखो इसका आंसर करो, समझ में आ जाएगा। इसमें से कौन सा वो है जो CO पे सबसे तेजी से अटैक करने चला जाएगा, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है, बोलो। मनीष पांडे, अभी देख लो इसका आंसर, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या था, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा, कौन अटैक करने जाएगा, वन जाएगा ना, दिख रहा है ना वन जाते हुए, तो यही वन ही जाएगा, पहला वाला, क्योंकि सबसे छोटा है ना, सबसे तेजी से अटैक कर देगा, फिर ये अटैक कर देगा, उसके बाद ये। तो रेट समझ में आ गया, रिएक्टिविटी, बस यही था जो आप लोग कह रहे थे नहीं समझ आ रहा है। बल्किनेस बढ़ेगा, रिएक्टिविटी घट जाएगा। तो ये था रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, ये रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल खत्म। अब हेडिंग डालो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कर लो, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी 1/1 करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो स्टेटमेंट ये लिख लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड एल्कोहल, आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल से क्या होते हैं, ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं, हमेशा ज़्यादा एसिडिक होते हैं।
ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रीजन भी बता देना, ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ये है, देखो RCOOH। अगर RCOOH में से आप H+ आयन निकाल दोगे तो बन जाएगा इसका कार्बेनाइन RCOO- प्लस H+। देखो यही बनेगा बच्चा। ठीक है, तो अगर ये एसिड है तो इस एसिड का क्या होगा, ये कंजुगेट बेस होगा। ठीक है ना। अब देखो अगर इसका हम देखें रेजोनेंस, तो आप इन दोनों में बताए कोई डिफरेंस है क्या? एक ये स्ट्रक्चर था और दूसरा ये वाला, क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, पहला वाला और दूसरा वाले में कोई डिफरेंस आपको लग रहा है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? देख के बताइए सभी लोग, इज देयर एनी डिफरेंस इन दीज टू स्ट्रक्चर्स? अगर डिफरेंस होगा तब उसको बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट, और डिफरेंस नहीं हुआ देन इट इज इक्विवेलेंट। ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब दोनों सेम होंगे तो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है उन सब की हमेशा स्टेबिलिटी सबसे हाई होती है, इसीलिए इनकी एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन एल्कोहल एंड फिनॉल, इसी वजह से, क्योंकि फिनॉल में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनता है और एल्कोहल में तो रेजोनेंस नहीं होता, उसको छोड़ दो। ठीक है ना। तो दीज टू आर इक्विवेलेंट एंड दैट इज वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक। ये स्टेटमेंट याद रखियो, ये स्टेटमेंट याद रखना। ठीक है ना, याद रहेगा। चले आगे नेक्स्ट। अब चलो इसकी एसिडिटी कंपेयर करते हैं। इसकी एसिडिटी कंपेयर करना आसान है। RCOOH है तो फिर से दिख गया, सारा कॉन्सेप्ट एल्कोहल वाला चिपका दो, सारा कॉन्सेप्ट किसका लगा दें, एल्कोहल वाला। O- बना है प्लस H+ बना है, तो मतलब हो गया कि एसिडिटी हाई तब होएगी जब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीज करेगा। तो बस सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, आपको एसिड दे रहा हूँ, आप आंसर बताते जाना। ठीक है ना। जब एसिड देंगे तब उसका क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। तैयार है आप आंसर बताने के लिए? कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर के लिए तैयार सभी लोग? चलो आंसर करके देखते हैं। फॉर्मिक एसिड चींटे में पाया जाता है, जो रेड वाली चींटियाँ होती हैं, ठीक है, जो आपको काट लेती हैं और भाग जाती हैं, उनमें होता है। तो कौन ज़्यादा एसिडिक है? ये है विनेगर वाला एसिड, है ना, विनेगर, अचार खाते हो ना, उसी में पाया जाता है। और ये है फॉर्मिक। कौन ज़्यादा एसिडिक है, फॉर्मिक एसिड या विनेगर? ये एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। तो देखो भैया, हर एसिड का इतना पार्ट कॉमन होगा, हर एसिड में ये कॉमन होगा, सिर्फ बदलेगा ये R, ये सिर्फ R ही चेंज होगा। तो R डिसाइड करेगा एसिडिटी। तो जो पीछे एल्कोहल में R बराबर लगाए थे ना, डोनेटिंग विड्रॉइंग, बस वो कॉन्सेप्ट लगा देना, सारा कुछ यहीं पे कॉपी पेस्ट मार दो। तो इसके पास H है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इसके पास मेथाइल है जिसका +I इफेक्ट होता है। तो +I इफेक्ट इज लेस स्टेबल, देयरफॉर चींटा वाला एसिड इज मोर एसिडिक देन विनेगर वाला एसिड। ठीक है ना। स्नेक में भैया सांप का तो नहीं पता मुझे, ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक, और ये लेस एसिडिक। ठीक है ना, ये लेस एसिडिक होता है। तो ये फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। अब एक हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे या एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड में हमने लगा दिया हैलोजन, ठीक है, और एक हमने रखा सिंपल एसिटिक एसिड। विच वन इज मोर एसिडिक? सबसे पहले जवाब दो, विच वन इज मोर एसिडिक? हैलोजन लगे हुए या बिना हैलोजन वाले, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, हैलोजन वाले कि बिना हैलोजन वाले? हैलोजन वाले कौन सा इफेक्ट करते हैं बच्चों, -I। तो जो -I करते हैं
वो ज़्यादा स्टेबल, जो प्लस आई करेंगे वो कम। तो इसका तो खराब कर दिया इसने, इसका तो ज़िंदगी खराब कर दिया, है ना, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। हैलोजन सब्सटीट्यूटेड इज मोर एसिडिक देन नॉन हैलोजन सब्सटीट्यूटेड, मतलब एसिटिक एसिड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब 3 कॉन्सेप्ट हैं, अगर इस X बराबर हम लगा दें फ्लोरीन, एक जगह क्लोरीन, एक जगह ब्रोमीन और एक जगह आयोडीन, किसके साथ सबसे हाईएस्ट एसिडिटी ऑब्जर्व होगा? फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, आयोडोएसिटिक एसिड, किसके साथ सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा? अगर X बराबर ये है तो देखो भैया, X बराबर फ्लोरीन होगा तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का सबसे ज़्यादा माइनस आई, तो फ्लोरीन इज मोस्ट एसिडिक, है ना। और उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया कि हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड में फ्लोरीन के साथ मोस्ट एसिडिक, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, है ना। अब समझ आ रहा है सभी लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ रहा है, चलो बताओ कितने लोगों को समझ में आया? अब हमने यहाँ पे X बराबर लगा दिया, X बराबर CCl3, X बराबर लगा दिया CCl3, एक में लगाया CHCl2, ठीक है, एक में लगाया X बराबर CH2Cl और एक में लगाया X बराबर CH3। तो बताइए कौन सा मोस्ट एसिडिक है इसमें से? इसमें से कौन सा वाला मोस्ट एसिडिक है बताओ? CCl3, CHCl2, CH2Cl और मिथाइल, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा वाला होगा? ये तो सबको समझ में आना चाहिए ना, तो आसान है ना बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है, एकदम कमी नहीं होना चाहिए कमेंट में, ताबड़तोड़ बताओ जिसको जिसको आइडिया हो। आएगा, कोई कोई टॉपिक होता है जो आप थोड़ा सा कमजोर तरीके से पढ़े होगे, वो नहीं आता है, सो डोंट पैनिक बेटा, वो ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं आएगा, मैक्सिमम आपको आएगा, ठीक है। एक बार नहीं आया दोबारा जाकर पढ़ लेना, ये तो ऑनलाइन का यही तो फायदा है, एक बार लेक्चर छूट गया उसको दोबारा फिर से देख सकते हैं, फिर समझ सकते हैं, थोड़ा स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, जो जल्दी समझ में आ रहा है उसको फास्ट करके देख सकते हैं, है कि नहीं। समझना जरूरी है, ठीक है, स्लोमो में समझ में आए या फास्ट में समझ में आए, ओके। तो अब देखो ये भी समझ आ गया, अब आ रहा है ना समझ में। निगेटिव मत सोचा करो, सब आता है, यहाँ दुनिया है, यहाँ सब आता है। इसमें बताओ मोस्ट एसिडिक कौन होगा? हमने यहाँ पे लगा दिया एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया X, फिर मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, तो कौन सा वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा? इन तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन सा है? 1 2 3 लगाए ना, ये पहला केस हो गया, केस 1, ये केस 2 हो गया और ये केस 3 हो गया। इन तीनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है बताएं आप सभी लोग? मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? हैलोजन जितना नज़दीक रहेगा माइनस आई उतना ज़्यादा करेगा, हैलोजन जैसे जैसे दूर होता जाएगा माइनस आई कमज़ोर होता जाएगा, तो माइनस आई घटेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिटी घटेगा, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस डिपेंडेंसी इन इंडक्टिव इफेक्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हेडिंग डाल लो, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एसिडिटी था कार्बोक्सिलिक एसिड का, अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग क्या करेंगे, CO2 को उड़ाएंगे, CO2 उड़ेगा तो मजा आएगा, गैस ही गैस, धुआं ही धुआं होगा, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ये हो सकता थोड़ा कम समझ आए, बट मस्त समझ आएगा, गारंटी बता रहा हूँ, मस्त समझ में आएगा। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, किसी को पता है कि डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए हम कौन सा एजेंट यूज करते हैं? देखो कोई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जब इसका डी कार्बोक्सिलेशन कराओगे, है ना, तो डी कार्बोक्सिलेशन जब कराते हो तो याद रखना प्रोडक्ट हमें मिलेगा एल्केन, यहाँ से ये पूरा CO2 जो है उड़ जाता है, ये पूरा उड़ जाएगा और पीछे बचेगा केवल R और H,
कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं ज़रा बताना, तो मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ। कौन से रिएजेंट यूज़ करने से डिकार्बोक्सिलेशन होता है, आप लोग बताएं। वो कौन सा रिएजेंट है जो डिकार्बोक्सिलेशन को प्रमोट कराता है, बस मेरे को इतना जानना है। डिकार्बोक्सिलेशन कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? नो नो नो, इसको सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम। और सोडा लाइम का पूरा फॉर्मूला है NaOH प्लस CaO। नया सीखे ना, नया सीखे ना, ये दोनों मिलकर CO2 उड़ा देते हैं, ठीक है ना। अब डिकार्बोक्सिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड समझना कि ये डिकार्बोक्सिलेशन कैसे जाता है। इट प्रोसीड थ्रू कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, इट प्रोसीड थ्रू कार्बन आयन, ये कार्बन आयन से जाते हैं, कार्बन आयन इंटरमीडिएट से। और जब ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट से जाते हैं तो रेट जो होगा डिकार्बोक्सिलेशन का, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब ये हुआ कि वो जल्दी से डिकार्बोक्सिलेट कर जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन वो जल्दी से डिकार्बोक्सिलेट कर जाएगा जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका रिएजेंट हो गया जो ये कराएगा, ये आपका इंटरमीडिएट हो गया जिससे होके जाएगा। तो रेट जो होगा वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनाएगा, अभी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पढ़ लियो इसीलिए दे रहा हूँ, और गलत किए तो यहीं से फेंक के मारेंगे, टैबलेट का पार फूट जाएगा। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनाएगा वही डिकार्बोक्सिलेशन को सबसे तेज़ी से करेगा। इसको VIP लिख देना, तो वेरी इंपॉर्टेंट पेज, VIP क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पेज। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वेरी इंपॉर्टेंट पेज से हम लोग होके जा रहे होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कार्बन आयन बना के। चलो सपोज कर लो अपने पास है ये CH3 COOH, ये जब NaOH से रिएक्शन करता है, पहले इसका मैकेनिज्म देख लो समझ आएगा। तो ये बनाता है CH3 CO माइनस और Na+, ये सॉल्ट बनाता है, ठीक है। यही सॉल्ट डिकम्पोज हो जाता है। ये सॉल्ट क्या होता है, यहाँ देखो पानी निकला ना, वाटर यहाँ निकल जाएगा क्योंकि इसका OH माइनस इसके H के साथ आराम से गुटरू गु करके निकल जाता है बाहर। अब जब ये टूटेगा, ये इस पे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के इस पे चला आता है, तो यहाँ से उड़ गया CO2, फुर उड़ गया। पीछे क्या छोड़ के गया, विरासत में छोड़ के गया एक एनायन, और सोडियम का साथ इसको दिया चिपका, यही है कार्बन आयन, ठीक है, यही है कार्बन आयन। फिर इस कार्बन आयन में क्या होता है, यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड डालते हो, यही तो प्रमोट कराता है, CO2 को खा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। CaO प्लस CO2 डाल दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, इसीलिए इसको यूज़ किया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है वो CO लेके बनता है, CaO जो है वही ले लेता है, ठीक है। अब आपको यहीं पे पानी में से H+ ले लेगा, वापस पानी में से NaOH ले जाएगा और CH3+, तो अपने को बन जाएगा CH4, और ये मेथेन गैस था। तो ये हो गया कंप्लीट डिकार्बोक्सिलेशन। बस इस मैकेनिज्म को बताने का एक पर्पज था, ये कार्बन आयन, ठीक है, ये कार्बन आयन। अब आपको क्वेश्चन देंगे और आपसे पूछेंगे कि किसमें रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन सबसे तेज होगा और किसमें रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन सबसे स्लो होगा। बस आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अगर आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आती है देन आप आसानी से स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा सकते हो और रेट को बता सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब कर लो। आप लोग कैसे नहीं करते हो सब्सक्राइब? दोबारा कर लो, एक बार नहीं भरा 2 बार कर लो, अपने से नहीं बना तो दूसरे से भी करा दो, बट आपको कराना पड़ेगा, नहीं तो दे देंगे विद्या कसम, धराशायी हो जाओगे तुरंत।
चले आगे, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में आपको लगाना है, क्वेश्चन ये है कि डिक्रीजिंग रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का घटता हुआ रेट लगाना है ना। चुन चुन के करा जाएगा। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट। COOH, यहाँ डबल बॉन्ड, COOH, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, एंड देन सिंपल C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे लगा दो बेंजीन। तो इन चारों में रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन लगाना है, ठीक है। ये क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है तो इसमें 2 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले वाले में लगाओ, फिर दूसरे वाले में लगाते हैं, ठीक है। पहले वाले में लगाओ, फिर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इसमें C डबल OH, देन इसमें C डबल बॉन्ड OH, फिर इसमें इन तीनों में फिर बताना है, ठीक है। तो पहले वाले में बता दो, फिर दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में। चलो आ जाते हैं फ्लोर पे। दोबारा कैसे करेंगे? दोबारा क्या करना है भाई ऋषु मौर्य, तुम्हें दोबारा इसमें क्या करना है? दोबारा तो लेक्चर पढ़ा ही रहेगा ना, ये पूरा लेक्चर आपको दोबारा दिखेगा, आप जब देखोगे तब दिखेगा। ये तो आप ही लोगों के लिए तो है, ये जाएगा कहाँ? जब तक है जान तब तक करो, आंसर करो आंसर। नाउ आई नीड योर आंसर्स, ठीक है। आंसर्स बताइए। 1 4 3 2, 1 4 3 2 गलत है। 4 1 2 3 गलत है। और किसी का 3 1 4 2, 3 1 4 2 सही है। ज्योति विश्वकर्मा तुम्हारा सही है, यही होगा, यही होना था, यही होगा। 3 सबसे तेज होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, यही होगा। देवांश बाबा तुम्हारा आंसर कहाँ है? बताया है कि नहीं बे मोटे? देवांश इज नॉट देयर। आ गया 4, आ गया मोटे, गलत बता दिए ना, पता था तू गलत बताएगा। 4 कैसे बच्चे? चल मैं बताता हूं कैसे 4। देख इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराएगा ना तो एनाइन यहाँ बनेगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराता तो एनाइन यहाँ बनता, इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे सबका CO2 उड़ाओगे, कार्बन आयन यही बनेगा। जरा देख लो, इसका कार्बन आयन यहाँ बनता, इसका यहाँ बनता, इसका यहाँ बनता, इसका यहाँ बनता। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ये भाई साहब रेजोनेंस में है, देख ये रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, बट अभी अभी पढ़ा है कि CO का ज़्यादा स्टेबल होता है, CO ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो मोस्ट स्टेबल ये हुआ। उसके बाद रेजोनेंस यहाँ है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था बेंजाइन में, याद करो कि बेंजीन रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड दोनों होंगे तो कंजुगेशन नहीं होता, सिर्फ -I काम करता है। यहाँ पे केवल +I काम किया, यहाँ पे रेजोनेंस था है ना, और यहाँ भी रेजोनेंस था, दोनों जगह क्या था? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जहाँ जहाँ था वो ज़्यादा स्टेबल, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? अब समझ आया? ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, तीसरा वाला मोस्ट स्टेबल है ना, फिर पहला वाला, फिर -I वाला, फिर +I वाला। तो 3 का रेट सबसे हाईएस्ट होगा, फिर उससे कम होगा पहले का, उससे कम होगा चौथे का, सबसे कम होगा दूसरे का। क्या समझ आया कि नहीं आया?
क्या भाई साहब, पहले वाला क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर होना चाहिए था, नहीं हुआ तो दूसरे में आ जाओ। दूसरे में ऑर्डर होगा 2 1 3, बस सरल है, 2 1 और 3, ये ऑर्डर है। ना भरोसा हो तो कार्बोनाइन बना के देख लो। इसका कार्बोनाइन बनाइएगा तो यहाँ पाइएगा, ठीक है। इसका कार्बोनाइन बनाइएगा तो ऐसी जगह पाइएगा कि दोनों जगह रेजोनेंस है। इधर भी रेजोनेंस करके ससुरा स्टेबल हो जाएगा और इधरों रेजोनेंस कर लेगा। देख रहे हो, डबल रेजोनेंस, फायदा ही फायदा। इधर सिंगल रेजोनेंस, कम फायदा। यहाँ भी रेजोनेंस होगा, है ना, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, बट यहाँ का रेजोनेंस कम होगा, बहुत ही गरीब टाइप का होगा। यहाँ भी रेजोनेंस है, बट CO वाला ज़्यादा अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप। अभी देखो ना, इसका -I भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा -I ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो मोस्ट स्टेबल दूसरे का कार्बोनाइन, फिर पहले वाले का, फिर तीसरे वाले का, 2 3 1। इसका ज़्यादातर लोगों ने सही बताया है। मैसेज रिट्रैक्ट ना करो, हम इसको चोट्टा बोलते हैं। गलत तो गलत, कोई बात नहीं, फांसी थोड़ा लगाएंगे। गलती को छिपाने की जरूरत नहीं है, गलती को सुधारने की जरूरत है। आ गया समझ में डिकार्बोक्सिलेशन? हाँ, अब तो बता ही लोगे, मैं बता दिया तो सब बताते हैं। ये समझ में आया सबको? मस्त था ना? डिकार्बोक्सिलेशन भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हेडिंग डालो कंजुगेशन। पहले करेंगे कंजुगेशन, ये इंडक्टिव खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। कंजुगेशन बहुत कुछ पढ़ा, अब कंजुगेशन। जीओसी बहुत बड़ा चीज है भाई। जीओसी मतलब समझ रहे हो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन अ ब्रीफ इज कॉल्ड जीओसी। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन अ ब्रीफ इज कॉल्ड जीओसी, ठीक है ना। किसको किसको समझ में आया, हाथ रेस करो। किसको नहीं आया वो दांत निकालो। डिकार्बोक्सिलेशन से क्वेश्चन आएगा तो क्या आप तैयार है डिकार्बोक्सिलेशन से क्वेश्चन करने के लिए? कोई बात नहीं देवांश बाबू, कोई बात नहीं, होता है। सही था दूसरा, बट पहला वाला गलत था, ठीक है ना। तो गलती पे मिलेगी सजा, ठीक है, गलती पे मिलेगी सजा। कंजुगेशन, कंजुगेशन में कुछ नहीं करना है। जब किसी सिस्टम का पाई बॉन्ड किसी अदर पाई बॉन्ड से, या पॉजिटिव चार्ज से, या निगेटिव चार्ज से, या लोन पेयर से, या फ्री रेडिकल से, या वैकेंट p ऑर्बिटल से, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एट ईच अल्टरनेट पोजीशन, then this system is called conjugation. When a double bond is attached with another double bond, positive charge, negative charge, lone pair, single electron या vacant p orbital at each alternate position, such type of systems are called conjugated system and phenomenon is called conjugation. और फिनोमिना क्या कहलाता है? कंजुगेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कैसे होता है। जैसे डबल डबल बॉन्ड का कंजुगेशन सबने पढ़ा होगा, ये डबल डबल पाई पाई का कंजुगेशन हो गया। फिर देखो पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन, देखिए है कि नहीं, ये हो गया पहला टाइप का पाई पाई का कंजुगेशन, दूसरा पाई पॉजिटिव का कंजुगेशन, तीसरा पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन, ये भी कंजुगेशन में है, नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन। पांचवा देखो, चौथा देखो, फोर्थ होता है पाई बॉन्ड लोन पेयर का कंजुगेशन, अल्टरनेट पे होना चाहिए सब। फिर पांचवा देखो फ्री रेडिकल का कंजुगेशन, फ्री रेडिकल का कंजुगेशन, एंड देन इसके बाद छठा देखो वैकेंट p ऑर्बिटल का कंजुगेशन, ठीक है। छठा क्या है? वैकेंट p। वैकेंट p में देखो ऐसे बनता है, ये हो गया बोरान, बोरान के पास खाली होता है एक तो p ऑर्बिटल, तो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और p ऑर्बिटल। आपको जो दिखाने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखना। अगर सभी डबल बॉन्ड पाई के हैं तो किधर भी मूवमेंट करा दो चलेगा, है ना, बट हमेशा पाई बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन कम है मूवमेंट उधर कराया जाएगा। नेगेटिव चार्ज में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन हमेशा
पाई बॉन्ड की तरफ आएगा, ठीक है। लोन पेयर फ्री होता है, पाई बॉन्ड बंधा होता है, तो पाई बॉन्ड से किधर आता है, सॉरी लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरह। रेडिकल में क्या होता है, ये होमोलिटिकली टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये ससुरा जाके इसी पे जुड़ जाता है, और वैकेंट पी में पूरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मैं डायरेक्शन दिखाया हूँ ना, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उधर से इलेक्ट्रॉन चलेगा, जिधर को कम होगा उधर को जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है ना, दोनों चीज़ आपको 1 बाय 1 देखने मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको सही सलामत ऑब्जर्व हो रही होगी कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कैसे हो गया। तो जब कोई पाई बॉन्ड किसी अदर पाई बॉन्ड से जुड़ा हो थ्रू ए सिग्मा बॉन्ड एच ईच अल्टरनेट पोजीशन। अब आपको कुछ सिस्टम दे रहा हूँ, आप बताइएगा वो कंजुगेटेड है कि नहीं है, ठीक है ना, वो सिस्टम कंजुगेटेड है कि नहीं। थके नहीं ना हो, क्यों बच्चों लोग थके नहीं ना हो, थकना नहीं है। चलो देखो इनको पहचान के बताओ किन में कंजुगेशन है किन में नहीं है। क्या ये कंजुगेशन है, क्या ये कंजुगेशन में है, ABCD करके बताना कंजुगेशन है कि नहीं है। क्या ये कंजुगेशन में है, क्या ये कंजुगेशन में है, इनमें से ऐसे कितने सिस्टम है जो कंजुगेशन में हैं, कितने ऐसे हैं जो कंजुगेशन में नहीं है। 1 2 3 करके बस बताते जाओ। हाउ मेनी सिस्टम्स आर कंजुगेटेड। नेक्स्ट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे NO2 है, ये नेगेटिव चार्ज है। देन नेक्स्ट CHO हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव। इनमें से ABCD करके देखो कौन कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो जो कंजुगेशन में है बस उसको उसका नंबरिंग कर दो। एक बार सभी लोग क्या करो फिर से, जो जो कंजुगेशन में उसका नंबर कॉमा लगा के लिख दो कि ये कंजुगेशन में है। जैसे मान लो कि 1 3 4 है कंजुगेशन, तो 1 2 3, जो नहीं है वो नहीं लिखना है, जो जो कंजुगेशन में है बस उनको 1 बाय 1 मार्क मार दो सभी लोग। चलो करो। मैं वेट करूंगा क्योंकि 11 क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा वेट करूंगा। आप लोग इसके सभी कोड लगाओ जरा, इसके सभी को क्वेश्चन को आंसर करो, सभी लोग करो।
कितना आया, कितना कंजुगेशन में है मैं बताता हूँ, आप लोग मैच करा के बताना, ठीक है, कितने कंजुगेशन में है। चलो सभी लोग मैच कराओ, मैचिंग स्टार्ट नाउ। पहला नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा है, पांचवा है, छठवां नहीं है, सातवां नहीं है, आठवां है, नौवां है, 10वां है और 11वां भी है। मेरे को बस यही देखना था आखिरी वाले में क्या लगाया तू सब। 8 9 10 11 ये तो है, लाइन से है। 8 9 भी है भाई, 9 काहे नहीं है? अरे 9 में साइनाइड को फ्लावर समझा क्या? साइनाइड को ऐसे नहीं लिखते पगलो, मैं समझता था तुम लोग यही गलती, एकदम गधे कहीं के बकलोल। ये नहीं है कंजुगेशन में, बोलो। और NO2 का मतलब हो गया ये, NO2 का मतलब हो गया N डबल बॉन्ड O O। अब NO2 मतलब कंजुगेशन में नहीं है। CHO का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड OH। कंजुगेशन है कि नहीं है बताओ? अब दिख गया ना? जो नहीं देख पाते CN लिख दिया तो उसको फ्लावर समझ लिया। देख रहे हो ना, सब गलत गलत बता रहे हैं। इस बार सबसे पहले आंसर किए तो आप गायब हो गए। ओह, आप चिंता ना करें, मेरे पास पीछे मैं स्क्रॉल करके देख लूँगा बेटा, एकदम बिल्कुल लोनली फील ना करें, ठीक है। 2 में है, 4 में है, 2 4 5 में है, 6 में नहीं था, 7 में नहीं था, फिर 8 में था। 2 4 5 8, रिमझिम सही है तुम्हारा। 2 4 5 8 9 10 11, 2 4 5 8 9 10 11 सही है। सोनाली दुबे 1 2 3 4 भक, एक में कहा था पगली, मारने दर्द टूट जाएगा। अब मैच करा लो, किसका किसका सब सही था, किसका किसका सही था हाथ रेस करो, जिसका जिसका सही था हैंड रेस करो, जिसका जिसका सही था हैंड रेस करो, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट कंजुगेशन पे बेस्ड होता है ये वाला इफेक्ट, बिना कंजुगेशन का मीजोमेरिक ना आने वाला है, ठीक है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट हम लोग करने वाले हैं, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। 2 लोगों का सही था, ममता गौतम भी लास्ट में की है बट इसने 9 छोड़ दिया, ठीक है कोई नहीं, पहचानो, सिस्टम पहचानो। गलती तो भगवान से भी होती है कि नहीं? गलती सबसे होती है। अब एक गलती तो ये भी है कि हमने जो किया वो जल्दीबाजी में किया, तो सही करना था, कोई बात नहीं, इशू नहीं है, गलत तो गलत और सही बेटा लगा रहता है, तो डोंट वरी। मीजोमेरिक इफेक्ट होने के लिए सबसे पहले देखिएगा, ये सिर्फ होता है कंजुगेटेड सिस्टम में, इट ओनली टेक्स प्लेस इन कंजुगेटेड सिस्टम, टेक्स प्लेस इन कंजुगेटेड सिस्टम। ये सिर्फ कंजुगेटेड सिस्टम में ही काम करता है। अगर सिस्टम कंजुगेटेड नहीं है तो मीजोमेरिक इफेक्ट कभी नहीं ऑब्जर्व होगा। तो अगर आप चाहते हो आपको मीजोमेरिक इफेक्ट मिले, देन सिस्टम मस्ट हैव कंजुगेशन, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, तब नहीं होगा। दूसरा, ये ऐसे ग्रुप या एटम होते हैं, ग्रुप और एटम, एटम विच इंक्रीज या तो बढ़ा देते हैं और डिक्रीज या तो घटा देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। ये कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। जो घटाते हैं उनको नाम दिया जाता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। जो डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज, उनको हम लोग बोलते हैं माइनस एम ग्रुप, और जो इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, उनको नाम दिया जाता है, जो इंक्रीज करेंगे उनको नाम दिया जाता है
प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस आई और प्लस एम दो इफेक्ट होते हैं मेसोमेरिक में। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है, उसको हम लोग माइनस एम बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, उसको हम लोग प्लस एम बोलेंगे। ये दो मेन हैं जो यहाँ पे अपने को देखने थे। तो मेसोमेरिक इफेक्ट आपके ये दो बात हो गई। अब मेसोमेरिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। देखो सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, ये भी परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, ये सिर्फ पाई बॉन्ड से ऑपरेट होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, पाई बॉन्ड ऑपरेट, इसका पाई बॉन्ड ऑपरेशन होता है। थर्ड, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। चौथी बात, ब्रिंग कंप्लीट, ब्रिंग नेट चार्जेस, ये मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज लाता है, कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट निगेटिव, ठीक है। और आखिरी बात है अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी को बदल देगा, क्योंकि मॉलिक्यूल पे अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी पक्का चेंज हो जाएगा। हो जाएगा नहीं बताओ आप सभी लोग, चेंज होगा कि नहीं होगा? बेटा एक चीज अंदर, रेजोनेंस एक इफेक्ट है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन को सिर्फ डीलोकलाइज कर सकते हो। देवांश, जो आपका रेजोनेंस है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। और जो मेसोमेरिक ग्रुप और एटम होते हैं ये क्या करते हैं, जब कंजुगेटेड सिस्टम पे जुड़ते हैं तो उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये ग्रुप और एटम होते हैं। रेजोनेंस एक फिनोमिना है जिसमें डीलोकलाइजेशन होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। तो दोनों को सेम कहना मुझे ठीक नहीं लगता, मेसोमेरिक अलग पढ़ोगे, रेजोनेंस देखो इसके बाद आएगा। तो मेसोमेरिक ग्रुप की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो सकते हैं, बट रेजोनेंस की वजह से मेसोमेरिक में फर्क नहीं पड़ेगा। तो डीलोकलाइजेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, बट रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना बढ़ाना इनका काम है, मेसोमेरिक वालों का काम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब सभी लोगों को दो बातें समझ में आ गया होगा, दो बातें, मेसोमेरिक और इंडक्टिव में कौन पावरफुल है, मेसोमेरिक और इंडक्टिव में कौन सा है जो पावरफुल इफेक्ट है, बोलो। मेसोमेरिक और इंडक्टिव में कौन सा इफेक्ट है जो ज़्यादा पावरफुल है, मेसोमेरिक इंडक्टिव में कौन ज़्यादा पावरफुल है, दिख रहा है साफ साफ, समझ आ रहा है पावरफुल किसकी ज़्यादा पावर है? सेम कहना मुझे ठीक नहीं लगता, मेसोमेरिक अलग। हाँ थोड़ा साइड हो गए, पूरा साइड हो गए, थोड़ा क्यों, मेरे को बताओ दोनों में जो कौन सा पावरफुल इफेक्ट है, मेसोमेरिक पावरफुल है कि इंडक्टिव? हाँ जी मेसोमेरिक पावरफुल है, सीधा सीधा दिख रहा है ना कि ये जब भी करेगा तो मॉलिक्यूल को पूरा चार्ज देगा, या तो कंप्लीट घटा देगा या तो कंप्लीट बढ़ा देगा। इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा करता था, आधे मन से ले लो बट मन नहीं है, ये कहता ले लो जाओ पूरा नेगेटिव ले जाओ, कंप्लीट चार्ज बन जाओ, या तो एक भी मत ले जाओ। तो यहाँ पे नेट चार्ज आते हैं। तो अगर मान लो दो इफेक्ट एक साथ ऑब्जर्व हो रहे हैं, इंडक्टिव और मेसोमेरिक, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, मेसोमेरिक को, देन देंगे इंडक्टिव को, ठीक है ना। ये बात यहीं सेट कर लो कि मेसोमेरिक की प्रायोरिटी हमेशा इंडक्टिव से ज़्यादा होगी, एंड दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलो टाइप लिख लेते हैं, टाइप्स, टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप्स के हैं। सबसे पहला प्लस एम इफेक्ट, इसमें से कितने लोग ऐसे हो जो चाहते हो कभी इसको कंटिन्यू रखा जाए, आज बंद ना करे, और कितने लोग ऐसे हो जो चाहते हो कल स्टार्ट करें? जितने लोग चाहते हो कि आज ही कंटिन्यू रहे वो सब हैंड रेज करो, और जो चाहते हो इसको कल फिर कंटिन्यू करिएगा तो वो कुछ मत बोलना, वो शांत रहना, क्योंकि मेरे को देखना है ज़्यादातर थक गए होगे तो फिर इसको रोकेंगे, नहीं थके होगे तो कंटिन्यू करेंगे। कितने लोग चाहते हो कंटिन्यू रहे? ज़्यादा ऊपर नहीं है पगले, मेरे को तो दिख रहा है।
20 से कम हो गए तो रोक दूंगा, 20 से ज़्यादा लोग हो गए तो उसको कंटिन्यू रखूंगा आज का आज। ठीक है, मतलब तुम लोग थक गए। चलो एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग आ जाओ, थोड़ा देर कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर लिया जाए, ठीक है? तब तक काम होता रहेगा, आइए थोड़ा डिस्कशन हो जाए। थोड़े विचार विमर्श कर लिए जाए। तो कंटिन्यू कितना समझ आया आप सभी को? मज़ा आ रहा है करने में? सारे कॉन्सेप्ट हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट करने आते हैं देन आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान रहेगी, ठीक है ना? तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, आसान हो जाती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट मिस किए तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए टफ हो जाती है। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो उसके बाद, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके 5 एप्लीकेशन है, और ये पाँचों के पाँचों रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना? तो ठीक है, आज को सिचुएशन को देखते हुए आज यहीं पर रोकते हैं, ठीक है? इसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे, जीओसी पार्ट 2, बट कल कंटिन्यू करके फिर ख़त्म करेंगे। तो कल वाले में कोई रियायत नहीं होगी, इसके आगे पूरा कंटिन्यू रहेगा, कंप्लीट ख़त्म भी करना है। तो इसको आज यहीं रोकते हैं। इंटरनेट बचा के रखना कि कल का जो पार्ट होगा वो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक ना? तो आज की सभा यहीं संपन्न करा जाएगा, ठीक है? चलो आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताइएगा, सारे क्वेश्चन बताना, ठीक? ऑक्जेलिक एसिड और एसिटिक एसिड में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? अब ओरल क्वेश्चन का आंसर दो। ऑक्जेलिक एसिड्स और एसिटिक एसिड में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा?